हेलो दोस्तों, आप सबका यूनिक टारगेट क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक हमने उठाया है सुपरपोजिशन थ्योरम। ये आपका बुक का मेथड मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले हमने आपको इजी मेथड बताया था सुपरपोजिशन थ्योरम का, वो काफ़ी इजी है और उसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देन ये भी आपका अच्छा मेथड है, लेकिन ये आपका जो है मैट्रिक्स फॉर्म में ये मेथड्स को अप्लाई करके जो है हम इसका प्रूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको जो है इसका मैं आपको डिफिनीशन बता दूं। स्टेटमेंट में अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसका, तो इसका डिफिनीशन अगर होगा तो ये हो सकता है रिस्पॉन्स इन एनी एलिमेंट्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिस्पॉन्स इन एनी एलिमेंट ऑफ लीनियर network to containing more than one independent voltage or current source is sum of response produced by each source acting alone when हमने क्या बताया? रिस्पॉन्स इन एनी एलिमेंट्स ऑफ लीनियर नेटवर्क टू कंटेनिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वोल्टेज आर करंट सोर्स इज सम ऑफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय ईच सोर्स एक्टिंग अलोन व्हेन। इसमें अगर हम पॉइंट के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहला, ऑल अदर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। पहला केसेस में वोल्टेज को क्या करा देंगे? शॉर्ट सर्किट करा देंगे, ठीक है। दूसरा केस में क्या करेंगे? ऑल अदर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स रिप्लेस बाय ओपन सर्किट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ओपन सर्किट, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं सर्किट। तीसरा पॉइंट होगा डिपेंडेंट सोर्स एज इट इज। और चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा दिस थ्योरम इज नॉट पॉसिबल। दिस थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, लिख लीजिए, अप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर एलिमेंट। ये आपका चौथा पॉइंट। अब जो है इसको जो है हम जो है बुक के मेथड से इसको जो है सॉल्व करना आप सिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? तो आपका स्टेटमेंट हो गया। इसको अगर आप बुक के मेथड से करते हैं तो कैसे होगा वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले हम ये काम करेंगे, देखिए इसमें नो डायग्राम, ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट के हिसाब से हम बात करेंगे। तो प्रूफ में बात करेंगे हम, समझिए अच्छे से। अपने तरफ से क्या करेंगे कि मान लेंगे कंसीडर अ नेटवर्क इन विच द नंबर ऑफ लूप L, ठीक है, ऑफ लूप L लेट V1 V2 V3 डैश VL। कहाँ तक? हमने L टर्म्स तक मान लिया है यहाँ पर, तो हमने मान लिया यहाँ पर VL भी क्या मानेंगे? L टर्म्स तक मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? VL बी द voltage source acting
इन लूप 1, 2, एल तक गया, ठीक है। एंड करंट लूप, अगर हम करंट की बात करेंगे, एंड करंट I1 I2 IL तक। तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, KVL से क्या लिखेंगे यहाँ पे, KVL से लिखेंगे द लूप इक्वेशंस बाय KVL। तो लूप फर्स्ट में अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो लूप फर्स्ट यहाँ पे मान लेंगे, लूप फर्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट करंट प्लस यहाँ पर जाएगा J12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम I2 प्लस डैश कहाँ तक जाएगा आपका ZIL फर्स्ट L IL बराबर, ये मान लेते हैं V1 के बराबर है। किसके बराबर है, V1 के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे जो शो कर रहा है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, I1, यहाँ पे IL RL, ये जो RL जो यहाँ पे है, RL जो यहाँ पे है Z को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रो और कॉलम से यहाँ पे उठाया है। इसी तरह लूप 2 में बात करेंगे, तो लूप 2 में बात करेंगे यहाँ पे, तो 2 I1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z21 I1 प्लस Z22 I2 प्लस डैश कहाँ तक जाएगा, Z2 यहाँ पे क्या LL तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 2L तक जाएगा, ये IL तक जाएगा बराबर, ये क्या जाएगा, V2 हो जाएगा। इसी तरह मान लेंगे यहाँ पर निकालते हैं लूप L तक, कहाँ तक, लूप L तक, तो इसी तरह ये भी निकलेगा, ये हो जाएगा ZL1 I1 प्लस ZL2 I2 प्लस डैश Z2L IL बराबर, यहाँ पे मान लेंगे यहाँ पे VL आ रहा है। जैसे ये होगा वैसे ये भी होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए मैं इसको साफ करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक एक चीज़ जो है मैं आपको समझाता चलूँगा। एक बार आप फिर मैं रिकॉल करता हूँ। पहले सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि इस मतलब हमने मान लिया कि नेटवर्क, इस नेटवर्क में क्या है, हमने लूप L तक हमने जो है इसका नंबर ऑफ लूप मान लिया है, ठीक है। इसी तरह हमने मान लिया कि लेट V1 V2 V3 जो वोल्टेज का है, VL तक जो है वोल्टेज सोर्स जो है लूप में दिया जाता है। इसी तरह 1 2 3 L के फॉर्म में हमने लिख दिया, L टर्म्स तक गया है, ठीक है। इसी तरह हम मान लिए करंट जो है I1 I2 I3 कहाँ तक गया, IL तक गया है। तो हम जानते हैं कि लूप इक्वेशंस बाय KVL के फॉर्म से कि लूप फर्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो V1 बराबर होता है IR होता है, V1 बराबर IR होता है। तो R के स्थान पे हम Z को सिंप्लीफाई किए यहाँ पे, तो Z रो और कॉलम के हिसाब से बात करेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम, ठीक है। तो Z11 I1 प्लस Z12 I2 प्लस डैश Z1L कहाँ तक गया, L तक गया ना, तो ZL IL बराबर V1। इसी तरह हम निकालेंगे लूप 2 के लिए, तो Z21 I1 प्लस Z22 I2 प्लस डैश Z2L IL, ये क्या है, IL बराबर V2। इसी तरह हम निकालेंगे डैश कहाँ तक, लूप L तक गया है, तो ZL1 I1 प्लस ZL2 I2, ठीक है, I2 और प्लस डैश Z2L IL बराबर यहाँ पे क्या मानेंगे, VL मानेंगे। क्या मानेंगे यहाँ पे, VL मानेंगे। ये क्या आपका VL है, ये आपका VL है। इसको आप नोट कर लिए होंगे। मैं थोड़ा सा इसको साफ करता हूँ और दूसरे तरफ चलता हूँ। इसको जो है ना, सबसे पहले आपका काम कीजिएगा, इक्वेशन 1 मान लीजिए, कितना, इक्वेशन 1।
देखिए इसको हम साफ़ करते दिमाग में इसको रखिएगा, क्योंकि जगह ना होने के कारण मैं इसको साफ़ करता हूँ, आप इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इसको हम साफ़ करते हैं और आप इसको दिमाग में रखिएगा। देखिए अपन जब बात करेंगे यहाँ पे तो दिमाग में इक्वेशन है आपका, हम जानते हैं कि इक्वेशन हमने फर्स्ट दिया था, इक्वेशन फर्स्ट कि मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका Z I बराबर B, क्योंकि आप जानते हैं देखिए यहाँ पे V बराबर क्या लिया, IR लिया है, तो R के स्थान पे ये क्या दिखाएं, ये Z दिखाएं हैं। आपके बुक में इसी फॉर्म से दिया हुआ है, ठीक है, आपका बुक मेथड से भी आपको समझ आ जाएगा, इस फॉर्म से दिया हुआ है, ठीक है। इसके स्थान पे हम क्या करेंगे, Z बराबर ये शो कर रहा है, Z बराबर हम लिख सकते हैं, Z बराबर मैं लिख सकता हूँ, देखिए Z बराबर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, Z11 Z21 Z ऐसे करके काफ़ी जाएगा, कहाँ तक, L तक जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा Z12 Z22 कहाँ तक जाएगा, Z2L तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, सॉरी L2 तक जाएगा, और ये 2 है ना, ये 2 है। इसी तरह बात करेंगे यहाँ पे Z1L, और इसी तरह जाएगा यहाँ पे कहाँ तक मान लेते हैं, Z2L तक, इसी तरह मान लेंगे Z3L तक, ठीक है। इस तरह अगर हम शो करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट टर्म तक है, तो आपका है LL तक, ये आपका LL तक, ये आपका Z में हमने लिख दिया। इसी तरह अगर आप I के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो I के फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका, I के फॉर्म में हो जाएगा आपका I बराबर I1 I2 डेरेस कहाँ तक, IL तक, कहाँ तक, IL तक ले जाएंगे। फिर इसके बाद अगर मैं V बराबर लिखना चाहता हूँ तो V बराबर हो जाएगा आपका V1 V2 डेरेस कहाँ तक, VL तक जाएगा। ये जो आप मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिख तो लिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका I बराबर है I1 I2 I3 डेरेस कहाँ तक, IL तक जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद आपका आधा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट में अगर हल्का सा थोड़ा सा और जाएगा, देखिए ध्यान कीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम साफ़ करते हैं। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो लेट डेल Z बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ Z, इसका मॉड निकलेगा, और डेल Z I J फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा कोफैक्टर, क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ith रो एंड zth कॉलम, ठीक है, ऑफ Z। ये कहाँ से कहाँ से दिया है, मान लेते हैं फॉर L बराबर 2 यूजिंग, बहुत अच्छा है, क्रेमर रूल। क्या होता है, क्रेमर रूल। क्रेमर रूल क्या होता है, क्रेमर रूल अगर हम बात करेंगे तो क्रेमर रूल अगर अप्लाई करेंगे यहाँ पे, करंट
के लूप हमने मान लिया, क्या यहाँ तक nth लूप होता है, यहाँ पे हमने केथ लूप मान लिया। यहाँ पे इस केस में अगर हम बात करें तो आई के बराबर हो जाएगा, आई के बराबर 1 बाई डेल जेड, यहाँ पर जाएगा डेल जेड 1 के V1 प्लस डेल जेड 2 के V2, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे, ये आपका इक्वेशन कितना है, मान लेते हैं ये आपका इक्वेशन जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम देते हैं, इसका कितना थर्ड। फर्स्ट जो इक्वेशन आपका बन रहा था Z11 I1 प्लस Z12 I2 प्लस ऐसे करके V1 बराबर Z21 I1 प्लस Z22 I2 और प्लस 2LIL बराबर V2, ऐसे करके ये इक्वेशन फर्स्ट बन रहा था। इक्वेशन सेकंड जो आ रहा था ZI बराबर V, ये आपका इक्वेशन दूसरा है, इसको आप दूसरा बना लीजिएगा, आपने नोट किया होगा। ये आपका इक्वेशन तीसरा है। अब क्या करेंगे कि इसमें द सोर्स V1 एक्टिंग अलॉन एंड करंट IK1 अगर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इस केस में अगर होगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि V1 एक्टिंग अलॉन बेन एंड IK1 टू IK1, यहाँ पे IK1 टू फ्लो इन द केथ लूप। इस केस में अगर हम बात करेंगे तो IK बराबर हो जाएगा, IK1 बराबर हो जाएगा डेल जेड 1 के V1 बटे यहाँ पे डेल जेड। बहुत इजी है, हार्ड नहीं है ये। इसी तरह हो जाएगा IK2 बराबर डेल Z2 के V2 बटे डेल जेड। इस केस में अगर हम बात करेंगे तो बोथ इक्वेशन, मतलब इसको मान लेते हैं ये 4 और ये आपका जो है 5वां, ये जो आपका 5 नंबर, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इससे ये सिद्ध होता है कि IK1 प्लस IK2 बराबर 1 बाई डेल जेड, ब्रैकेट में आ जाएगा डेल जेड 1 के V1 प्लस डेल जेड 2 के V2। ये आपका इक्वेशन नंबर 6 है, इक्वेशन नंबर 6 है। तो ये बराबर जो होगा, ये आपस में बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, IK के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, IK बराबर होगा। तो इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि आपका सुपरपोजिशन थ्योरम IK बराबर IK1 प्लस IK2 ये बराबर होता है। बहुत इजी लगा। एक बार मैं रिकॉल कर दूं, सबसे पहले हमने क्या किया, सुपरपोजिशन थ्योरम का हमने डिफरेंशियल बताया, रिस्पॉन्स इन एनी एलिमेंट्स ऑफ लीनियर नेटवर्क टू कंटेनिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वोल्टेज आर करंट सोर्स इज सम ऑफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच सोर्स एक्टिंग अलॉन्ग बैंड। फर्स्ट केसेस में मैंने बताया कि अगर इस केसेस में अगर बात करते थे, V1 को क्या करा दीजिए, शॉर्ट सर्किट करा दीजिए, और करंट को क्या करा दीजिए, यहाँ पे ओपन कर दीजिए। तीसरे पॉइंट में हमने बताया कि डिपेंड सोर्स एज इट इज, और चौथे पॉइंट में हमने बताया क्या, सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है नॉन लीनियर एलिमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता है, नॉन लीनियर एलिमेंट को अप्लीकेबल नहीं करता है।
तो इससे हमने आपको बताया कि लेट हमने मान लिया कि नेटवर्क में नंबर ऑफ लूप L है और V1 जो है V1 V2 V3 कहाँ तक है, VL तक है। उसके बाद हमने बताया करंट जो है हमारे I1 I2 I3 डेरेस IL तक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म से अगर हम लिखना चाहेंगे, अप्लाई करना चाहेंगे कि यूजिंग द KVL, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म से, तो यहाँ पर लिखेंगे लूप 1 लूप 2 लूप 3 ऐसे करके कहाँ तक ले जाओगे, लूप L तक ले जाओगे। तो Z11 I1 प्लस Z12 I2 प्लस डेरेस बराबर V1 इसी तरह निकलेगा, V2 इसी तरह निकलेगा, V3 इसी तरह निकलेगा, VL, ठीक है। तो इसको जो मैट्रिक्स फॉर्म से लिखेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म से इस फॉर्म में लिखेंगे ZI बराबर V, अब Z का मान रख देंगे, I का मान रख देंगे और V का मान रख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे क्रेमर रूल। क्रेमर रूल क्या होता है, क्रेमर रूल आपको अप्लाई करने के बाद, क्रेमर रूल आपको अप्लाई करने के बाद यहाँ से ये सिद्ध होता है कि आई के बराबर 1 बाई डेल जेड 1 के V1 प्लस डेल 2 के V2, ये आपका आई के बराबर निकलता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, V1 को एक्टिंग रखेंगे और V2 को शॉर्ट सर्किट करा देंगे। तो जब V2 को शॉर्ट सर्किट कराएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये सिर्फ वैल्यू देगा पहला केसेस में। दूसरा केस में हमने क्या किया, यहाँ पे मान लेते हैं K1 हमने निकाला, क्या निकाला, पहला केसेस में हमने क्या निकाला, K1 निकाला, तो ये शॉर्ट सर्किट करा दिया, मतलब ये ख़त्म। दूसरे केस में हमने क्या किया कि IK2 निकाला, मतलब जो हमने V1 को क्या किया, शॉर्ट सर्किट करा दिया और V2 का हमारा मान निकल गया। दोनों को हम जोड़ देंगे तो IK बराबर IK1 प्लस IK2 हो जाएगा। इसका मान रख देंगे यहाँ पे। तो इससे यह सिद्ध होता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम IK बराबर IK1 प्लस IK2 होता है। इससे पहले हमने बहुत इजी मेथड बताया था, इससे पहले जो आप अगर आप लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले आप उसको लेक्चर देखिए। इंजीनियरिंग फील्ड में, इंजीनियरिंग में RGPV का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हर एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम में लम्स में आ ही जाता है। ये सुपरपोजिशन थ्योरम जो है काफ़ी एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। इस पर हम न्यूमेरिकल भी बात करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छी समझ आएगा। इस वीडियो को आप जो है ईमानदारी से लाइक, शेयर और मस्त जो है इसको शेयर कर दीजिएगा अपने सर्कल फ्रेंड में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।